गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब होता है कि हमारे भूगर्भ के अंदर क्या है, किस तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, भूगर्भ अंदर से ठोस है, तरल है या गैसीय है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करने के लगभग दो साधन होते हैं, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष स्रोत के अंदर आते हैं जब हम भूगर्भ को अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन जो भी आज तक हमें जितनी भी जानकारी आंतरिक संरचना के बारे में प्राप्त हुई है वो अभी तक सिर्फ अनुमानों पर ही आधारित है, क्योंकि मनुष्य अधिक गहराई में जाकर नहीं देख सकता है, क्योंकि गहराई में जाने पर तापमान जो है वो बढ़ता जाता है और इतने अधिक तापमान के अंदर मनुष्य वहाँ पर नहीं रह सकता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष स्रोत के अंदर तो यही आता है। प्रत्यक्ष स्रोत के अंदर खानें आती हैं। आज तक जितनी भी प्रकार की खानें खोदी गई हैं उनसे भी हम भूगर्भ के बारे में जान सकते हैं, लेकिन जो खानें खोदी गई हैं वो भी बहुत कम गहराई तक खोदी गई है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर सोने की खानें हैं जो सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर तक की गहरी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम महासागरीय क्षेत्रों के अंदर जाकर देखें तो वहां पर सिर्फ 12 किलोमीटर की गहराई तक ही कोला क्षेत्र के अंदर एक गहराई तक प्रवेधन जो है वो किया गया है। ठीक है, लेकिन जो ये इतनी सी गहराई है ये बिल्कुल ही नाम मात्र की है, क्योंकि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर है, लेकिन मनुष्य आज तक सिर्फ 12 किलोमीटर की गहराई तक ही जा पाया है। इसलिए प्रत्यक्ष स्रोत जो है वो हमारे बहुत ही सीमित हैं। प्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में हम भूगर्भ के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। ज्वालामुखी जो है वो भी प्रत्यक्ष स्रोत के अंदर ही आता है। ज्वालामुखी क्या होता है? जब पृथ्वी के अंदर ऊष्मा बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जैसे मान लो हम पानी गर्म करते हैं, तो पानी गर्म करने के बाद जैसे ही पानी गर्म हो जाता है उसके अंदर से भाप निकलना शुरू हो जाती है, उष्मा निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर हम उस पतीले के ऊपर अगर हम प्लेट रख देते हैं तो हम देखेंगे धीरे धीरे वो प्लेट जो क्या है ऐसे ऊपर उछलने लगेगी। तो उसी तरह पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे बहुत अधिक गहराई तक तापमान जो है वो बढ़ता जाता है, और जब तापमान बढ़ता जाता है तो उसके कारण जो उष्मा जो है वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, और उसको जहाँ कहीं भी कोई कमजोर सतह नजर आती है वहां पर वो कमजोर सतह तोड़ करके वो उष्मा जो है वो बाहर निकलती है, और उस उष्मा के साथ बहुत सारी मात्रा में लावा भी निकलता है। लावा जब तक पृथ्वी के अंदर रहता है उसको मैग्मा बोलते हैं, लेकिन जब लावा जब पृथ्वी की सतह तोड़कर बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। ठीक है, मैग्मा के अंदर बहुत सारी गैसें मिली हुई होती हैं, जबकि लावा के अंदर गैसें नहीं होती हैं, क्योंकि सतह के ऊपर आते ही जो भी गैसें होती हैं वो वायुमंडल के अंदर विलीन हो जाती हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष स्रोत के अंदर सिर्फ खाने हैं और उसके अलावा ज्वालामुखी है जिसके द्वारा हम भूगर्भ के बारे में जान सकते हैं। जो लावा निकलता है वो बहुत ही गर्म होता है। ठीक है, उसके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि पृथ्वी के नीचे अंदर गहराई बढ़ने तक तापमान जो है वो बढ़ता जाता है। इसके अलावा वो तरल अवस्था के अंदर होता है। ठीक है, जब भी हम किसी ठोस चीज को जब हम गर्म करते हैं तो वो क्या है, वो भी धीरे धीरे तरल अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो इसी तरह से पृथ्वी जो है वो अंदर से पिघली हुई अवस्था के अंदर है। ठीक है, तरल अवस्था के अंदर है। तो प्रत्यक्ष स्रोत के द्वारा सिर्फ हम इतना ही पता लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, उनके उनके द्वारा भी हम भूगर्भ की जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष स्रोतों के अंदर आता है घनत्व, दबाव, तापमान, उल्काएं। उल्काएं जो वायुमंडल से जो पृथ्वी के अंदर गिरती हैं उनको उल्काएं बोलते हैं। ठीक है, ये अंतरिक्ष से आती हैं। इसके अलावा भूकंप। ठीक है, आइए हम अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है घनत्व, दबाव और तापमान। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते हैं घनत्व जो है वो पदार्थों का वो बढ़ने लग जाता है। ठीक है, जो दबाव है वो भी बढ़ता है और तापमान जो है वो भी बढ़ने लगता है। ठीक है, मतलब पृथ्वी के अंदर जैसे हम गहराई पर जाते हैं धरातल, दबाव और तापमान तीनों जो है वो वृद्धि होती है। ठीक है, उल्काएं।
उल्काएं जो है ये अंतरिक्ष से आकर के हमारे पृथ्वी पर गिरती हैं, लेकिन उल्काओं से जो हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं और उनकी संरचना मतलब जिस जिस पदार्थों से वो बने हुए हैं वो उसकी संरचना मतलब बिल्कुल पृथ्वी के जैसी ही सेम लगती है। ठीक है, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो पृथ्वी का छोटा रूप हो। तो हम उल्काओं का अध्ययन करके भी हम पृथ्वी के बारे में हम जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है चुंबकीय सर्वेक्षण। चुंबकीय सर्वेक्षण जो भी मैग्नेटिक जो सर्वे होते हैं उनके द्वारा हमें पता चला है कि भूपर पट्टी के अंदर हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ चुंबकीय पदार्थ भी हैं। ठीक है, ये हमें किसके द्वारा पता चला है? चुंबकीय सर्वेक्षणों के द्वारा हमें ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें पता चला है। ठीक है, उसके बाद आता है भूकंप। भूकंप क्या होता है? साधारण भाषा में तो हम ऐसे बोल देते हैं कि जब पृथ्वी जब हिलती है तो उसका मतलब होता है भूकंप आता है। ठीक है, मतलब पृथ्वी का हिलना या पृथ्वी में कंपन होना। ठीक है, ये एक प्राकृतिक घटना है, इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है, ऊर्जा जब निकलती है, मैंने बताया था जब पृथ्वी के नीचे गहराई पे जाते हैं तो वहां पर तापमान जो है वो बढ़ता जाता है। तापमान बढ़ता जाता है तो उसमें से ऊष्मा निकलने की कोशिश करती, ऊर्जा निकलने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जब वो ऊर्जा निकलने की कोशिश करती है तो उस ऊर्जा के निकलती है तब जैसे भी ऊर्जा जो है वो भूगर्भ से, ये जो सारी जो भी घटनाएं होती हैं ये हमारे भूगर्भ में पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र के अंदर होती है। वहां पर क्या है? गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी होने के कारण वहां पर ऊष्मा उत्पन्न होने की कोशिश करती है और वो ऊष्मा जो है वो बाहर निकलना चाहती है। जहां भी उसको कमजोर सतह मिलती है वहां पर वो निकलने की कोशिश करती है। लेकिन जब ऊष्मा या जो ऊर्जा जो है जब वो ऊपर तक आती है, धरातल तक पहुंचती है, उससे पहले वो वहां पर भूगर्भ की कई सेलों से आपस में टकराते हुए वो ऊर्जा जो है वो आती है। तो जब ऊर्जा जो है वो चट्टानों से टकराती है तो उसके कारण कई प्रकार की भूकंपीय तरंगे जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। भूकंपीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं? जो भी पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है और ऊर्जा जब ऊपर ऊपर की तरफ आती है तो वहां की चट्टानों से टकराती है और चट्टानों के टकराने से वहां पर तरंगे उत्पन्न होती, भूकंपीय तरंगे कहते हैं उन्हें। ठीक है, तो इन तरंगों के द्वारा भी जो है हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है, पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहां पर ऊष्मा या ऊर्जा जो है वो निकलती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, वहां पर वो उत्पन्न होती है और उसे अवकेंद्र भी कहते हैं। समझ में आया? कई बार क्वेश्चन आता है कई एग्जाम्स में कि भूकंप का उद्गम केंद्र कौन सा होता है, अवकेंद्र कहाँ पर होता है? तो अवकेंद्र हमेशा पृथ्वी के नीचे होता है, जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप का अवकेंद्र कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद उस अवकेंद्र के बिल्कुल ठीक ऊपर भूतल के ऊपर अधिकेंद्र होता है, जहां पर तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, जहां पर भूकंप सबसे पहले पहुंचता है, जहां पर उत्पन्न होता है उसे अवकेंद्र कहते हैं। और वो अवकेंद्र से तरंगे उत्पन्न होने के बाद सबसे पहले धरातल पर जिस जिस स्थान पर जाकर के टकराती हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं। ये अधिकेंद्र जो है ये उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है, 90 डिग्री के कोण के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल सीधे एकदम 90 डिग्री के कोण पर होता है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है अवकेंद्र और अधिकेंद्र के अंदर, तो इसको बिल्कुल क्लियर करना है। अवकेंद्र पृथ्वी के नीचे होता है, अधिकेंद्र पृथ्वी के ऊपर होता है। ठीक है, और सबसे पहले तरंगों को कहाँ महसूस किया जाता है? अधिकेंद्र पर ही महसूस किया जाता है। ठीक है, भूकंपीय तरंगे मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, वैसे तो 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की कैसे होती हैं? एक तो भूगर्भिक तरंगे और एक धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगे वो तरंगे होती है जो भूगर्भ में उत्पन्न होती है, पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में उत्पन्न होती है, और जो धरातलीय तरंगे हैं वो धरातल पर उत्पन्न होती है। ठीक है, भूगर्भिक जो भूगर्भ में उत्पन्न होती हैं, धरातलीय जो धरातल पर उत्पन्न होती हैं। तो भूगर्भिक तरंगे 2 हैं, पी और एस तरंगे। ठीक है, और धरातलीय तरंगे हैं सिर्फ एल तरंगे। भूगर्भिक तरंगे 2 हैं, पी तरंगे व एस तरंगे, और जो धरातलीय तरंगे हैं वो एक है, उसका नाम है एल तरंगे। तो सबसे पहले हम पी तरंगों के बारे में पढ़ते हैं। तो इस पी तरंगों के कई नाम हैं: प्राइमरी वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, कॉम्प्रेस्ड वेव्स, प्राथमिक तरंगे, अनुलंब या अनुदैर्घ्य तरंगे, संपीड़न तरंगे। तो एग्जामिनर जो है वो कोई भी नाम देकर के आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए हमें पी तरंगों के सभी नाम पता
होने चाहिए। ये तरंगे जो हैं ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, ठीक है। जैसे साउंड वेव्स चलती हैं, ध्वनि वेव्स उसके समान होती हैं। और जब ये तरंगे चलती हैं तो अणु जो भी उसके रास्ते में, जब तरंगे जो है कहाँ से उत्पन्न होती है, भूगर्भ से, तो वो आती हैं चट्टानों के बीच में से होकर आती है। तो चट्टानों के जो अणु होते हैं उनमें कंपन जो है वो किस दिशा में होता है, आगे पीछे की ओर होता है, तरंगों की दिशा में ही होता है, ठीक है, उनके समानांतर होता है। ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान ही ठोस, तरल व गैसीय तीनों माध्यमों से गुजर सकते हैं। जो भी पी तरंगी होती है उसके रास्ते में चाहे ठोस आए, चाहे तरल आए, चाहे गैसीय मार्ग आए, वो तीनों रास्तों को कवर करके बाहर धरातल पर पहुंच जाती हैं, ठीक है। ये सबसे अधिक तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं। ये 1 सेकंड के अंदर 8 से 9 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेती हैं, ठीक है। इनकी स्पीड 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड है, सबसे अधिक तीव्र चलती हैं। पी तरंगे जो हैं वो धरातल पर सबसे पहले पहुंचते, भूकंप आता है सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती है, पी वेव्स। कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, क्वेश्चन आता है सब भूकंप आने पर सबसे पहले धरातल पर कौन सी तरंगे पहुंचती हैं, पी वेव्स, ठीक है। पी तरंगे जो हैं वो ठोस पदार्थों में सबसे अधिक तेज चलती है, मतलब उनकी स्पीड सबसे अधिक कहाँ पर होती है, ठोस पदार्थों के अंदर, ठीक है। पी वेव्स हो गया। पी वेव्स जो हैं वो सबसे तेज चलती हैं, तीनों माध्यमों से, ठोस, तरल व गैसीय तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं और भूकंप आने पर सबसे पहले पहुंचती हैं क्योंकि उनकी स्पीड सबसे तेज है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी वेव्स या एस वेव्स। इसके भी कई नाम हैं, सेकेंडरी वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, डिस्टॉर्शनल वेव्स और अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। सभी नाम पता होने चाहिए। एस तरंगे जो हैं वो प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, जो भी लाइट वेव्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग, या फिर जल तरंगों के समान होती हैं, ठीक है। इसमें अणुओं की गति, अणु मैंने बताया अभी, जब चलती हैं तरंगे तो रास्ते में जो चट्टानों के जो कण होते हैं, अणु होते हैं, उनकी गति तरंगों की दिशा के समकोण पर होती है। मतलब जब ये चलती है तो ये कंपन करती हैं, कंपन तो इनमें कंपन होता है क्योंकि भूकंप आता है, जब तरंगे आती है तो इनमें कंपन होता है, तो इनका कंपन समकोण पर होता है, जिसके कारण जो अणुओं की गति जो है वो समकोण पर होती है। ये जिस भी पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती हैं, ठीक है, उभार व गर्त बनाती हैं, इसलिए इनको आड़ी लहरें या आड़ी तरंगे भी कहते हैं, ठीक है। इसका एक नाम और आ गया, आड़ी तरंगे क्यों कहते हैं, क्योंकि उभार व गर्त बनाती हैं और ये समकोण पर आकर के, समकोण पर जो कण होते हैं उनको ये प्रभावित करती हैं। ये तरंगे धरातल पर पी तरंगों के पश्चात प्रकट होती है। सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती है, पी तरंगे, उसके बाद कौन सी तरंगे आती है, एस तरंगे आती हैं, ठीक है, बाद में आती हैं, इसलिए इनको द्वितीयक या गौण तरंगे कहते हैं, ठीक है। जो एस तरंगे हैं उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये तरंगे तरल भाग में जाकर के लुप्त हो जाती है, जहां पर भी लिक्विड फॉर्म आता है वहां पर ये तरंगे गायब हो जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल गायब हो जाती हैं। इसलिए जब हमें ये पता चलता है कि ये तरंगे किसी जगह पर गायब हो गई है तो हम उसका खुद अनुमान लगा लेते हैं कि जरूर वहां पर कोई तरलीय क्षेत्र होगा, तो ये तरंगे तरल भाग के अंदर लुप्त हो जाती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल तक पहुंचने का मार्ग इनका अवतल होता है, पी व एस दोनों जो है वो अवतल मार्ग में चलती है, कॉनकेव मोड के अंदर चलती है, ठीक है। एस तरंगों को बॉडी वेव्स भी कहते हैं, ठीक है, इनको बॉडी वेव्स भी कहते हैं और इनकी स्पीड कितनी है, 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि पी तरंगों की स्पीड थी 8 से 9, इनकी 6 से 7, उनकी 8 से 9, ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। दोनों आ गए समझ में। इसकी मेन बात यही है कि ये जो है तरल भाग में गायब हो जाती है, ये बात याद रखनी है जरूर। नेक्स्ट आता है एल वेव्स। एल वेव्स जो है वो धरातलीय तरंगों को कहते हैं, ठीक है। इनको धरातलीय तरंगे इसलिए कहते हैं क्योंकि धरातलीय क्षेत्र में ही चलती हैं, ये भूगर्भ में नहीं चलती हैं, ध्यान रखना ये बात, ये सिर्फ धरातल पर ही चलती हैं। ये लंबी अवधि वाली तरंगे हैं। लंबी अवधि का मतलब होता है ये तरंगे कई देर तक, जैसे पी तरंगे आती हैं फिर गायब, थोड़ी देर उनका असर रहता है फिर वो गायब हो जाती है, फिर एस तरंगे आती हैं उनका असर थोड़ी देर रहता है फिर वो भी गायब हो जाती है। लेकिन एल तरंगों का असर जो है वो बहुत ज्यादा समय तक रहता है पृथ्वी पर, वो बहुत ज्यादा समय तक मनुष्य को प्रभावित करती हैं, इसलिए इनको लंबी अवधि वाली तरंगे जो है वो कहा जाता है, लॉन्ग वेव्स कहते हैं। इनका जो भ्रमण पथ है वो उतल होता है, देखो उन दोनों का तो अवतल था और इसका
उत्तल है, मतलब कॉन्वेक्स है। वो दोनों कॉनकेव मोड के अंदर चलती है, जबकि ये कॉन्वेक्स मोड में चलती है। इनकी गति सबसे कम है, 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, और ये तरंगे जल से भी होकर के गुजर सकती है, मतलब लिक्विड में भी होकर के गुजर सकती हैं। ठीक है, अधिक गहराई में जाने पर ये तरंगे गायब हो जाती हैं। ये तरंगे ज्यादा गहराई में नहीं जा सकती, ये धरातलीय तरंगे केवल धरातल तक ही सीमित रहती हैं। अधिक गहराई में जाएंगी तो ये तरंगे गायब हो जाएंगी। ये सबसे अधिक विनाशकारी हैं, सबसे अधिक प्रभावशाली तरंगे यही हैं, ये सबसे अधिक विनाशकारी हैं। ठीक है, और ये सबसे लास्ट में आती हैं। जब ये तरंगे जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, इमारतें वगैरह गिर जाती हैं, पेड़ गिर जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये तरंगे जो हैं वो सबसे विनाशकारी है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया एग्जामिनर में कि कौन सी तरंगे जो है विनाशकारी होती हैं। एल तरंगे जो हैं वो आड़े तिरछे धक्का देती है, मतलब जिगजैग बनाती हैं। ठीक है, अब हम भूकंपीय तरंगों का अंकन देखते हैं। जब भूकंप आता है तो हम भूकंपीय लहरों को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापते हैं। ठीक है, तो उसमें इस तरह से आता है, पी तरंगे जो हैं वो उनका असर कम होता है, एस में हल्के झटके महसूस होते हैं, और एल जो है वो सर्वाधिक विनाशकारी और लंबी अवधि वाली तरंगे होती हैं। ठीक है, इसमें शुरू में पी तरंगे हैं, एस तरंगे हैं और एल वेव्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नवीनतम अध्ययनों से हमें कुछ विशेष प्रकार की तरंगों के बारे में भी पता चला है। ठीक है, मतलब 3 तरंगे तो हमने बताई हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं, उसके बाद एस तरंगे आती है जिसमें हल्के झटके महसूस होते हैं, और लास्ट में एल तरंगे आती हैं जो सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ठीक है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और तरंगों की खोज की गई है। 1909 में युगोस्लाविया की कल्पा घाटी में आए भूकंपों से पीजी व एसजी तरंगों के बारे में हमें पता चला है, मतलब 2 तरंगे और मिली हैं, पीजी व एसजी। इनकी जो स्पीड है वो पी व एस से कम है। ठीक है, पीजी की स्पीड पी से कम है और एसजी की स्पीड जो है वो एस से कम है। जो पीजी वो व एसजी तरंगे जो हैं ये केवल पृथ्वी की ऊपरी परत से ही होकर भ्रमण करती हैं। ठीक है, पीजी की स्पीड है 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, एसजी की स्पीड है 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पीजी व एसजी तरंगे इस गति से केवल ग्रेनाइट चट्टानों में ही संचरण कर सकती है, मतलब ये जो स्पीड हमने बताई है पीजी और एसजी की स्पीड, इस स्पीड से वो केवल ग्रेनाइट चट्टानों के अंदर ही चल सकती है। ठीक है, तो हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि सबसे, क्योंकि ये ऊपरी परत में भ्रमण करती हैं। ठीक है, और ऊपरी परत के अंदर फिर क्या है, ग्रेनाइट है, क्योंकि इस स्पीड से तो ये ग्रेनाइट परत के अंदर ही चल सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी पृथ्वी के नीचे जो ऊपरी परत है, परतदार चट्टानों की पतली परत के नीचे जो ऊपरी परत है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा 1923 में ऑस्ट्रिया में आए भूकंप के दौरान कोनार्ड ने एक नए तरंग का पता लगाया, पी स्टार का। ठीक है, ये याद होना चाहिए कब पता लगाया और किसने पता लगाया। कोनार्ड ने लगाया था पी स्टार का पता, और 1923 में। ठीक है, इनकी गति कितनी है, पी व पीजी के बीच में आएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा स्पीड पी की है, उसके बाद पी स्टार की, और उसके बाद पीजी की। ठीक है, इनकी स्पीड 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 1926 में फिर जेफरीज ने एस स्टार का पता लगाया। पी स्टार का पता किसने लगाया था, कोनार्ड ने, और एस स्टार का पता लगाया था जेफरीज ने। ठीक है, और इनकी गति जो है वो भी एस व एस जी तरंगों के बीच की होती है, और इनकी स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, पी स्टार व एस स्टार तरंगों, ये जो तरंगे हैं पी स्टार और एस स्टार, ये जो है ये मध्यवर्ती भाग में चलती हैं। देखो, जो पहले वाली जो परत थी पीजी व एसजी, वो उसमें चलती हैं पहली परत के अंदर जो ग्रेनाइट की बनी हुई है, जबकि पी स्टार व एस स्टार जो है वो इस स्पीड से बेसाल्ट की परत में चलती हैं। कौन सी परत में, बेसाल्ट वाली परत में। तो हमने ये अंदाजा लगा लिया कि नीचे वाली जो मध्यवर्ती परत में चलती है, तो मध्यवर्ती परत किसकी बनी होगी, बेसाल्ट की। ठीक है, तो पहली ऊपरी परत हो गई ग्रेनाइट की, दूसरी हो गई बेसाल्ट की। तो इस तरह से हम इन तरंगों के द्वारा जो है वो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में
पता लगा सकते हैं। अब देखो, इन तरंगों के द्वारा इन तरंगों की गति तथा भ्रमण पथ के आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब ये तरंगे चलती हैं तो ये अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों में अलग अलग स्पीड से गुजरती है। मान लेते हैं अगर पृथ्वी के अंदर घनत्व, पूरी पृथ्वी के अंदर सिर्फ पदार्थ जो हैं वो एक ही घनत्व के हैं, मतलब पूरी पृथ्वी एक ही पदार्थों की बनी हुई है, तो जो भूकंपीय तरंगे चलेंगी वो सेम स्पीड में चलेंगी, उनकी स्पीड चेंज नहीं होगी, ठीक है, और बिल्कुल सीधे मार्ग में चलेंगी। लेकिन अगर पदार्थों के घनत्व में अंतर आया तो भूकंपों की स्पीड भी कम ज़्यादा होगी, ठीक है, और वो सीधे की बजाय वो वक्राकार चलने लगेंगी, मतलब या तो वो परावर्तित हो जाएंगी या फिर उनमें आवर्तन होगा। परावर्तन का मतलब होता है तरंगे जो हैं वो वापस लौट जाती हैं, ठीक है, परावर्तन का मतलब तरंगे जो हैं वो वापस लौट जाती हैं, जबकि आवर्तन का मतलब होता है तरंगे जो हैं वो कई दिशाओं के अंदर चलती हैं। तो तरंग जो है वो अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाती हैं। अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरेंगी तो तरंगों का वेग भी अधिक हो जाएगा, और कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरेंगी तो तरंगों का वेग भी कम हो जाएगा, ठीक है। अभी डायग्राम बनाया गया है, इसमें देखो ऊपर भूकंप केंद्र है, ठीक है, यहाँ पर कोर है, तो ये वाली जो तरंगे हैं ये पी तरंगे और एस तरंगे इधर की तरफ ये आवर्तित हो रही, सीधी रेखा में नहीं चल रही हैं, ये आवर्तित हो रही हैं। तो आवर्तित ये किस कारण से हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पर सैलों के घनत्व में अंतर है, चट्टानों के घनत्व में अंतर है, यहाँ के पदार्थों के घनत्व में अंतर है। ऊपर जो है वो घनत्व कम होता है, नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता जाता है, ठीक है, घनत्व जो है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो ये भूकंपीय तरंगे हैं ये सीधी रेखा में न होकर आवर्तित हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ कोर के अंदर भी यहाँ पर पदार्थों के घनत्व में अंतर आए, इसलिए यहाँ पर भी ये कोर जो है ये परावर्तित हो गई। मैंने बताया था पी जो और एस जो तरंगे हैं वो कौन से मार्ग में चलती हैं? कॉनकेव मार्ग में, अवतल मार्ग के अंदर चलती हैं, ठीक है। उसके बाद था भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र होता है जहां कोई भी भूकंपीय तरंग जो है वो पहुंच नहीं पाती है। तो इस 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं पहुंच पा रही। 105 से 145 डिग्री के बीच के क्षेत्र में कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं पहुंच रही है, इसलिए ये भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाएंगे। दोनों तरफ क्वेश्चन आ सकता है भूकंपीय छाया क्षेत्र कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है? तो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में भूकंपीय छाया क्षेत्र होता है। अब देखो जो पी तरंग का छाया क्षेत्र है वो तो 105 से 145 के बीच में, लेकिन जो एस तरंगे हैं मैंने बताया था एस तरंगे जो हैं वो तरल भाग में जाते ही लुप्त हो जाती हैं। तो 105 डिग्री से नीचे कहीं पर भी एस तरंगे नहीं पहुंच पा रही हैं। तो एस तरंगों का छाया क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, 105 डिग्री से पूरा 105 डिग्री तक ये सारा जो है ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र है, क्योंकि पी एस तरंगे पहले ही गायब हो जाती हैं। तो एस तरंगों का छाया क्षेत्र अधिक है, जबकि पी तरंगों का छाया क्षेत्र कम है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तरंग जो है वो नहीं पहुँच पा रही है। और कोर के अंदर भी जो ये है ये आवर्तन या परावर्तन जो है इनके अंदर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम भूकंपीय जो तरंगे हैं उनके द्वारा हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर सैलों में जो पदार्थ है, जो चट्टान है, उनके घनत्व में अंतर पाया जाता है। मतलब सेम पदार्थ पूरी पृथ्वी के अंदर नहीं है, पदार्थों का घनत्व बढ़ता जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक आवर्तन हो रहा है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर लोहा निकिल है, मतलब यहाँ पर पदार्थों का घनत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पदार्थों के घनत्व में अंतर के कारण ही जो भूकंपीय लहरें हैं, जो भूकंपीय तरंगे हैं, वो सीधी दिशा में न चलकर वक्राकार मार्ग अपनाती हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि भूकंपीय तरंगे सीधी दिशा में क्यों नहीं चलती, वक्राकार मार्ग क्यों अपनाती हैं? तो उसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि वहाँ के पदार्थों के घनत्व में अंतर पाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।